गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी? आई एम ऑडिबल? ओके। या लॉ का लेक्चर है, मतलब दिशा एकदम पहला एकदम तैयारी रहती है। लायर, नॉट लॉयर, लायर। ओके, ठीक है। चलो, तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने तो बाबा कल इतिहास पढ़ा हम लोगों ने, कंपनीज एक्ट का, जिसमें बहुत मजा आ गया। अभी हम लोग हमारा कंपनीज एक्ट रियलिटी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट स्टूडेंट्स, अपना पढ़ने का प्रोसेस कैसा रहेगा, ध्यान से सुनो। पढ़ने का प्रोसेस अपना कुछ ऐसा रहेगा कि फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑल द कंटेंट। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू और सब थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट पूरा डिस्कस करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और ये आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, जब अपना पूरा कॉन्सेप्ट एक बार खत्म हो गया इन जनरल, उसके बाद में फिर हम लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे। जब लेक्चर सेपरेट हो जाएंगे ना CS के, तो हम लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे। रीजन क्या है पता है? CA एंड CS के मॉड्यूल के अंदर मैंने कंपनीज एक्ट चेक किया, थोड़े से लैंग्वेज में डिफरेंस है। CS कुछ ज्यादा ही डेप्थ में है और CA को इतना डेप्थ में नहीं है। सो पहला हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखो, ये ज्यादा लेक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर मैं अच्छे से पढ़ाने जाऊँ तो बहुत कम लेक्चर में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट इक्वली इंपॉर्टेंट है वर्ड्स वगैरह, लॉ के लीगल वर्ड्स वगैरह। सो हम लोग वो टेंशन मत लो, वो हम लोग करते जाएंगे। बट इन स्टार्टिंग फर्स्ट वी विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में ये होता क्या है, एक्चुअली में ये होता क्या है। जैसे अभी मेमोरेंडम क्या है, ये सब हम लोग है ना आराम आराम से पढ़ते जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड उसके बाद में जाके हम लोग है ना लॉ के लाइन में टेक्स्ट बुक रीडिंग करेंगे, जो यूजुअली लॉ में करना पड़ता है। ठीक है, मेरे को लगता है पब्लिक अभी भी आ रही है, ज्वाइन हो रही है। ठीक है, चलो उनको ज्वाइन होने दो। लेट आए उनका गलती, अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन पे बराबर कंपनीज एक्ट 2013 लॉ का बुक दिख रहा है कुछ ऐसा? एक बुक है और एक हैमर है। माय लॉर्ड का हैमर। यस, कीप क्वाइट। चलो ठीक है। चलो, अभी आप लोग का सुनने का टाइम स्टार्ट, मेरा बड़बड़ करने का टाइम स्टार्ट। नाउ एट द एंड वी हैव स्टडीड दैट ऑन 29th August 2013 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया कंपनीज एक्ट 2013। एंड 30th August 2013 को क्या हो गया, वो ऑफिशियल गैजेट में आ गया। ऑफिशियल गैजेट में आ गया, एक्ट बन गया। बट स्टूडेंट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो 30th August को जो गैजेट बना, वो टाइम पे सिर्फ ये एक्ट के अंदर एक ही सेक्शन नोटिफाइड थे। एक ही सेक्शन को बोलते हैं ना इम्प्लीमेंट किया था, फर्स्ट ओनली एक ही सेक्शन को। बाकी सब सेक्शंस जो है, सब सेक्शन बोला मतलब ऑल सेक्शंस, यहाँ सब सेक्शन बोलना भी गुनाह है क्योंकि सब सेक्शन का मीनिंग दूसरा निकलता है। ऑल सेक्शंस बोल रहा हूँ। आगे के ऑल सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के ऊपर क्या किए, नोटिफाई किए। सब एक साथ में सेक्शंस नहीं आए। जैसा अगर सेक्शन नंबर 2 बोला डेफिनेशन का, इफ यू रिमेम्बर, आप मैं आई थिंक सो आपके लॉ के लेक्चर होते तो मैं अटेंड करता था। वो टाइम पे शायद गिरीश सर ने आपको ऐसा कुछ बताया था क्या, जो हर एक टैग में जो चैप्टर सॉरी सेक्शन नंबर 2 होता है, इट इज रिलेटेड टू डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन। ऐसा गिरीश सर ने कुछ बताया था आपको? ऐसा मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ बताया होगा। तो स्टूडेंट्स, कोई भी एक्ट रहेगा, कोई भी एक्ट में अगर डेफिनेशन बोला तो डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में होती है, सेक्शन नंबर 2 में। ओके, सो 12 सितंबर 2013 को सेक्शन नंबर 2 नोटिफाई किया था, दैट इज डेफिनेशन का सेक्शन। और उसके बाद धीरे 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 करते करते एक एक सेक्शन को ऐड करते रहे। नाउ पॉइंट इज दैट सर हाउ मेनी सेक्शंस देयर, कितने सेक्शंस है? तो वो जाने के पहले थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो, कंपनीज एक्ट 1956 से एंड कंपनीज एक्ट 2013 में जमीन आसमान का फर्क है, जबरदस्त डिफरेंस है। बट डोंट वरी, एट दिस लेवल हम लोग को वो पढ़ने का नहीं है, और ना अपने को 1956 पढ़ने का है। अपने को 1956 पढ़ने का नहीं है, खाली एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। इन कंपनीज एक्ट 1956
देयर वेर 18 चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स, एंड कंपनीज एक्ट 2013 में 29 चैप्टर्स कर दिए। कंपनीज एक्ट 1956 में 658 सेक्शंस थे, बट इधर पे 470 सेक्शंस कर दिए, कम कर दिए। कुछ सेक्शंस को ओमिट कर दिए, कुछ को मर्ज कर दिए होंगे। इन कंपनीज एक्ट 1956 देयर आर 15 शेड्यूल्स। इफ यू रिमेंबर, आपने कुछ शेड्यूल 3 सुना है क्या? शेड्यूल 3 सुना है क्या? कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल्स है। आवाज आ रही है तुम लोग को? ए बच्चे लोग, आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो बोलते का के लिए नहीं है, सो गए क्या? सर क्या करे, व्हाट अ बिजी डे। नींद आने लगती है हम लोग को। सुनना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर आपको याद होगा तो आपके उधर पे एक चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर, वो सब अपने पास एक चैप्टर है। वो चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने को आता है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो। बैलेंस शीट का सम करा है आपको सर ने? कुछ बैलेंस शीट बताया, बैलेंस शीट का कुछ फॉर्मेट एंड ऑल। उसके अंदर कुछ ऊपर लिखा होगा शेड्यूल 6 या शेड्यूल 3 लिखा होगा, आई थिंक सो। इट इज शेड्यूल 3 नाउ, अर्लियर इट वाज शेड्यूल 6। कुछ याद आया क्या? अबे शंकर बराबर बोला। याद आ रहा है? शेड्यूल 3, कंपनीज की बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अंडर बनती है। ओके, तो जो शेड्यूल है, वो जो फॉर्मेट है, वो किधर है? कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल्स के अंदर है। एंड डेफिनेशन in Companies Act 2013, there is total 95 definition. Earlier in 1956, it was 67 definitions. In 19, sorry, in Companies Act 2013, various things now added. जो पहले नहीं था, वो बहुत सारी चीजों को ऐड किया, कुछ चीजों को डिलीट किया, और उसके बाद में एक पूरा बोलते हैं ना, एक अलग लेवल का एक्ट बनाया है। तो जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस, and overview, in Companies Act 2013, there are 12, total 29 chapters, and in Companies Act there were total 18 chapters. Sections, 470 sections Companies Act 2013 में है, but Companies Act 1956 में 658 sections थे। Schedule, Companies Act में total 7 schedules है, but Companies Act 1956 में 15 schedule था। कंपनीज एक्ट 2013 में 95 डेफिनेशंस है, बट कंपनीज एक्ट 1956 में 67 डेफिनेशंस थे। सर इसका क्या लेना देना है? इट जस्ट अ कंपैरिजन। फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, आपको कंपनीज एक्ट 2013 से लेना देना है। नाउ यू फॉरगेट अबाउट कंपनीज एक्ट 1956। अपने पास कंपनीज एक्ट 1956 का जो भी नंबर्स वगैरह का नॉलेज जो भी था, जस्ट सबको रिपीट, जैसा ये रिपीट किया ना इसने 2013 ने, वैसे आप रिपीट करो, कैंसिल करो ऊपर के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कंपनी, पहला तो ना कंपनी जो वर्ड है ना, वर्ड, इसके ऊपर जाते हैं। ये डेराइव्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज है ना, लैटिन वर्ड से बना है, दो वर्ड से। सर वो दो वर्ड क्या है? कंपनीज दो लैटिन वर्ड से बना है सर, वो दो वर्ड क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दो। CS वाले तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक है कम, कम जिसका मीनिंग होता है टुगेदर, कम एंड टुगेदर। एंड दूसरा पनीस, स्पेलिंग बराबर से देख लो, पनीस। कंपनीज बोलते ना, कंपनीज, तो कम पनीस, कंपनीज को तोड़ दिया, कम पनीस। पनीस का मीनिंग टेकिंग मील। ये दोनों को अगर मिला दिया तो क्या बनता है? ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग मील टुगेदर। सर इसका क्या लॉजिक है कंपनी का इसके साथ में? सो इफ यू रिमेंबर, आप हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखते होंगे, बिजनेस की मूवीज वगैरह देखते होंगे, और कोई बिजनेसमैन से रिलेटेड मूवीज देखते होंगे। तो इफ यू ऑब्जर्व कि जो बिजनेस से रिलेटेड बातें होती है, वो मोस्टली पार्टीज वगैरह में, डिनर के टाइम पे किसी को बुलाते हैं, डिनर पे इनवाइट करते हैं, और डिनर पे इनवाइट करने के बाद में दे डिस्कस अबाउट देयर बिजनेस। ऐसा किधर देखा है? ऐसा किधर सुना है?
देखा है मूवीज वगैरह में, सुना है इधर कैसा? यस, बराबर। जो बिजनेस की बातें होती है, ये लोग बिजनेस की बातें कब करते हैं? तो ऐसा ये लोग बैठेंगे, मस्त खाना खाने बैठेंगे और अपने बिजनेस की लेन देन की बातें करेंगे। इसके वजह से ये जो लैटिन वर्ड है, उसके वजह से ये वर्ड डिराइव हुआ है कंपनी, जिसका दो वर्ड है कम एंड पनीस। कम का मीनिंग टुगेदर, पनीस का मीनिंग टेकिंग मिल। ठीक है, तो बेसिक मीनिंग याद रहेगा कंपनीज का। लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है कम एंड पनीस। कम का मीनिंग टुगेदर, पनीस का मीनिंग टेकिंग मिल। तो इसका सिंपल मीनिंग है ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग मील टुगेदर। जैसा अभी खाली एग्जाम्पल लो, जैसा अभी आप लोग चाय नेशन में जाके बैठते थे, चाय नेशन में जाके बैठते थे, बराबर है? इसमें से कुछ लोग, आई रिमेम्बर वेरी वेल, चाय नेशन, फिर वो आगे किधर हो, वर्तक स्कूल के इधर पे, नहीं वर्तक कॉलेज के इधर पे आगे कौन सा है वो, हाँ एंडीज है। और आगे निकलेगा तो अन्ना, अपना अड्डा कौन सा, मैगी खाने जाता था अन्ना। ए अन्ना, किधर गया? चाय टपरी, ओके, काजल बताएगी, काजल किधर जाते थे? देशी चाय है, ओ मैगी खाने जाते थे उधर पे। तो जस्ट उधर गए ऐसा, और उधर पे जाने के बाद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, बट अभी डिस्कशन रिलेटेड टू बिजनेस। तो पुराने जमाने के लोगों का यही था वो टाइम पे, ब्रिटिशर्स या जो पहले के बिजनेसमैन थे, उन लोग है ना ऐसे ही सब प्लानिंग करते थे, किसी को इनवाइट करते थे, कुछ फंक्शन रखते थे और बिजनेस का प्रपोजल रखते थे। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज। ओके, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक मिनट है, जरा मेरे को थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रुको जरा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलो। तो आई होप तुम लोग को ये वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया रहेगा, कंपनी कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ। ऑब्जेक्टिव के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए, हाँ सीएस वालों। ना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इफ यू रिमेम्बर, जब स्टार्टिंग में हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट का, तो उसमें कंपनीज एक्ट में सेकेंड एक्ट में सेकेंड ईयर में जब वापस से अमेंडमेंट हुआ, एक्ट चेंज हुआ, तो आप देखो वहां पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी को भी क्या किया, इंक्लूड किया। बराबर है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी को भी इंक्लूड किया। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, किसके किसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? तो सबसे पहला, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये उसका डेफिनेशन भी है कंपनी का। एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर्स लॉ, कोई भी कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर है और इसके पहले के, अच्छा इसके पहले के एक्ट का, कंपनीज एक्ट का नाम तुम लोग बता सकते हो, इजिली बता सकते हो? इसके पहले का कंपनीज एक्ट का नाम क्या? इजिली बता सकते हैं, मैथ्स हो एसपी हो कुछ भी रहो, एक साल का तो तुम बता ही सकते हैं कम से कम। 1956, वेरी गुड। कोई भी इसके पहले के कोई भी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है, देन कंपनी विल बी कॉल्ड एज, सॉरी, देन उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। चलो एग्जांपल लेते हैं ना, द इंडियन कंपनीज एक्ट। ओके, एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे मैं टाटा सन की एग्जांपल की बात करूं, तो अगर टाटा के स्टील्स का अगर तुम देखो, तो कुछ 1904 की कंपनी है वो, उसके पहले भी हो सकती है कुछ कंपनी, अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ। अभी वो तो बहुत पुराने एक्ट में रजिस्टर्ड थी, तो क्या अभी टाटा के ऊपर 2013 एप्लीकेबल नहीं है? यस, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल। तो कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन दोस कॉर्पोरेशंस और दोस कंपनीज which are registered under this act or any other previous company law, any other previous company law. सेकेंड है, इट इज एप्लीकेबल
on insurance, banking and electricity company where provisions of their own specified act is not applicable. सर आपने ये क्या पॉइंट बोला? Insurance, banking and electricity company where provisions of their own specified act is not applicable. चलो जब एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे अभी अभी बैंकिंग कंपनी है, मतलब बैंक है, तो बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। मतलब बैंक किसका कौन सा रूल फॉलो करेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लेकिन इट इज अ कंपनी, वो कंपनी है, 2000 कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, वो कंपनी है। तो जिस जगह पे, जो प्लेस पे बैंकिंग कंपनी का एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, वो जगह पे किसका एक्ट लगेगा? कंपनी का एक्ट लगेगा। किसका एक्ट लगेगा? कंपनी का एक्ट लगेगा। कंपनीज के प्रोविजन क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे। सिमिलरली विथ इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनका सेपरेट एक्ट है, इनका सेपरेट एक्ट है। तो इनका जब एक्ट एप्लीकेबल होगा तो इन लोग अपने एक्ट को फॉलो करेंगे। लेकिन कोई प्लेस पे, एट सम प्लेस, जहां पे इनके स्पेसिफिक एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, वहां पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? इसका एग्जांपल मेरे को तुमको ढूंढ के बताना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट जो मैंने तुमको बोला वो क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर हुआ एग्जाम, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट तुमको? जहां पे उनके खुद के एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनके खुद के एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, वहां पे कंपनीज एक्ट चलेगा, वहां पे कंपनीज एक्ट चलेगा। मतलब इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर आल्सो अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? उनके स्पेसिफिक एक्ट को। अगर उनका स्पेसिफिक एक्ट साइलेंट है तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। आगे, कंपनी गवर्न बाय एनी अदर स्पेशल एक्ट, कंपनी गवर्न बाय एनी अदर स्पेशल एक्ट, कोई स्पेशल एक्ट है, बट बट वो कंपनीज एक्ट के अंदर ही क्या हो जाएगा? रजिस्टर होगा। एंड लास्ट वन, कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बोला मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ये एक्ट में उसके प्रोविजंस को ऐड किया हुआ है, ये एक्ट में। और कोई डिफरेंट एक्ट में कंपनी बनी है, या तो कोई कॉर्पोरेट, अभी कॉर्पोरेट बोला मतलब ओनली कंपनी नहीं होता, ये डाउट है ना मेरे हिसाब से। अभय शंकर ने पूछा था कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। नहीं नहीं, वापस रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। नो 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 नो, रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है, खाली उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना वो खाली चेंज करने पड़ते हैं। जो कॉर्पोरेट होते हैं ना, कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स बोला मतलब, ध्यान दो यहाँ पे, कॉर्पोरेट्स बोला मतलब, तो कॉर्पोरेट्स मतलब लाइक दे आर ऑल्सो some separate legal entity, but they are registered under separate act, they are registered under separate act। स्पेसिफिक एक्ट में क्या हुआ है, उनको बनाया है, उनको रजिस्टर किया हुआ, उसको भी कॉर्पोरेट बोलते हैं। खाली कंपनी का मीनिंग कॉर्पोरेट नहीं होता है। अभी जैसा एग्जांपल दो, सेबी की बात करो, सेबी पता है सबको? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बराबर है? वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करने का, इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉर्पोरेट बॉडी, उसको भी कॉर्पोरेट बोलते हैं। क्यों? स्पेशल एक्ट के अंदर सेबी को बनाया गया है, सेबी को स्टैब्लिश स्पेशल एक्ट के अंदर किया, उसको भी कॉर्पोरेट बॉडी बोलते हैं। तो अगर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है और उसको गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में नोटिफाई किया है, तो कंपनीज एक्ट उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे बाद में, टाइप्स ऑफ कंपनीज में देखेंगे। लेकिन पहला, कंपनीज एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है, ध्यान से सुन लो। पहला, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी where provisions of their own specified act is not applicable, जहां पे उनका उनका एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। कंपनी गवर्न बाय एनी अदर स्पेशल एक्ट, एंड उसके बाद में लास्ट है, कॉर्पोरेट विच आर इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट
एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने कंपनीज एक्ट में वो कंपनी को नोटिफाई करके रखा है, तो ये एक्ट उधर पे एप्लीकेबल होगा। एक्चुअली तुम्हारे अगर टेक्स्ट बुक में तुम देखो, टेक्स्ट बुक नहीं मॉड्यूल के अंदर देखो, तो उधर पे 1 2 3 4 5 6 से 7 पॉइंट है। मैंने ना इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी को तीनों को एक साथ में ले लिया। तीनों के लिए एक ही पॉइंट है कि इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनका खुद का एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसकी जगह पे किसका एक्ट एप्लीकेबल होगा? कंपनीज एक्ट का। एप्लीकेबिलिटी में किसी को डाउट है? एप्लीकेबिलिटी में किसी को डाउट है? यस और नो? देखो ये अभी मैं तुमको कॉन्सेप्ट खाली पढ़ा रहा हूं, बाद में हमको मॉड्यूल वाइज पढ़ने का ही है, डोंट वरी, रीडिंग करने का ही है अपने को। ओके, ठीक है, चलो आगे जाते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन, मजा आएगा अभी, इसमें तो कुछ ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। चलो, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ध्यान से देखो, स्क्रीन पे विजिबल होगा, आई होप सो। चलो, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, तुम लोग तुम्हारे स्क्रीन पे रहो, जब आंसर देने बोलेगा ना तभी आंसर देने का, अदरवाइज शांत रहने का, खाली सुनते रहो, मैंने बोला ना तुम्हारा सुनने का काम है। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, a corporation is an artificial being, invisible, intangible, existing only on contemplation, जिसका मीनिंग है ऑब्जर्वेशन, और वी कैन से दैट इन थॉट, इन थॉट। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी की बिल्डिंग है, बराबर है, कंपनी कहीं पे दिखता है क्या? हम लोग बोल सकते हैं कंपनी आ रहा है करके? नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, उसको जन्म नहीं दिया, उसको एक्ट ने जन्म दिया, एंड इट इज नॉट अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। हाँ, कंपनी को पर्सन बोलते हैं हम लोग, हाँ? कंपनी को क्या बोलते हैं? पर्सन बोलते हैं। कंपनी इज अ पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी इज अ पर्सन। बट बट नेचुरल बर्थ नहीं है उसका, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, intangible, existing only in contemplation, that is observation of law, observation of law, और सिंप्लीफाई मीनिंग में बोलो तो इन द थॉट ऑफ द लॉ, बीइंग mere क्रिएशन ऑफ लॉ। mere का मीनिंग अगर सिंपल बोले तो ओनली, it is the only creation of law, it possess only those property which which the charter of its creation confirms upon it। देखो अभी लॉ का खतरनाक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, चलो वापस से जरा रिपीट करो, चलो मैं रिपीट करता हूँ। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ ने ही बनाया है इसे। इट possess only those property which the charter of its creation confirms upon it। इतना ही पढ़ रहा मैं। कन्फर्स का मीनिंग क्या है? कल हम लोग ने पढ़ा था, कन्फर्स का मीनिंग बोला था अलाउ किया है। तो ये इतने ही चीजों के लिए एप्लीकेबल है, इतने चीजों के ऊपर इसका अधिकार है जो इसके चार्टर ने, चार्टर मतलब दैट इज रिटन ग्रांट बाय द लेजिस्लेटिव पावर, जिसने इसको बनाया है, लॉ बनाने वाले ने रिटर्न में इसको जितने भी पावर्स दिए हैं, ये खाली उतने ही पावर का यूज कर सकता है। अच्छा मुझे बताओ, कंपनी के फंक्शन को या कंपनी में काम क्या करने का है, ये चार्टर कंपनी का कौन है? कौन बताता है कंपनी को हाउ टू फंक्शन, कैसा काम करने का? कंपनी का चार्टर कौन है? कंपनी किसके अकॉर्डिंगली काम करती है? कंपनी के लिए क्या बनाया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन? कंपनी का चार्टर, एमओए। ओके, ठीक है, वेरी गुड। एमओए इट इज वन ऑफ द पार्ट, बट द मेन पॉइंट इज कंपनीज एक्ट। एमओए आपका आंसर गलत नहीं है, एमओए आगे आएगा, एमओए आगे आएगा। देखो कंपनीज एक्ट एक बड़ा सा बोलते हैं ना, इट इज ओशियन, बड़ा सा ओशियन है, और एमओए आएंगे बोलेंगे तो एमओए उसका रिवर है एक, इट इज वन ऑफ द पार्ट। अनिकेत, समझा बेटा? तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, तुम्हारा आंसर बराबर है, हम आगे पढ़ेंगे उसको, तुम्हारा आंसर बराबर है। तो चार्टर आइदर एक्सप्रेसली और एक्सीडेंटली टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। तो चलो यहाँ पे कुल मिला के मीनिंग क्या है, तो कुल मिला के इनडायरेक्टली मीनिंग ये निकलता है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट,
कि कंपनी इंटेंजिबल है, आर्टिफिशियल पर्सन है, इट एग्जिस्ट ओनली इन थॉट्स, कंटेम्पलेशन, only in thoughts, it is created by law, and it has a right on those property which the carters confers. Carter जो allow करता है वो either expressly or as accidentally to its very existence. Expressly बोला मतलब clear cut बोला है, or else कोई act हुआ या बोलते हैं ना कि उसका कुछ मीनिंग निकलता है, ये पॉइंट है ये, या तो कुछ डायरेक्टली बोला या तो इनडायरेक्टली बोला, सिंपल मीनिंग उसका वो। अब आते हैं, ये तो लॉ का डेफिनेशन था अपना। अब आते हैं प्रोफेसर हेनी का डेफिनेशन। ओसीएम याद करो। अ कंपनी इज an incorporated association which has an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। ये डेफिनेशन तुम लोग को एक्सप्लेन करने का जरूरत है क्या? ए बच्चों जाग रहे? ए बच्चों जाग रहे? ये डेफिनेशन बायड किया रहेगा, ये डेफिनेशन एग्जाम में लिख के आ रहेगा कंपनी से रिलेटेड। According to Professor Any, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। और इतना पढ़ लिया मतलब इसके अंदर कंपनी का पूरा फीचर्स आ गया। डोंट वरी, फीचर्स पढ़ाने वाला हूं, ये फीचर्स में आएगा, इसके लिए अभी शांत बैठा, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा तुमको। So, according to Professor Henny, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law, having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. This definition sum up, it get together, or it brings all the meaning as well as the feature of the company succinctly। इसका मीनिंग क्या है? Succinctly का सिंपल मीनिंग है clear expressed। This definition express the meaning and the features of the company। और एक है ना, इसके बाद में हमारे एसपी वाले तो है ही है, और ओसीएम में भी मैंने पढ़ाया था, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। However, the act defines the term company a bit differently। सेक्शन 2 और ब्रैकेट में 20 लिखा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? किसी को पता है क्या? चांसेस है 100% गलत होने का। सब सेक्शन बोला, लेकिन बच्चों इधर तुम गलत हो। ये सब सेक्शन तुम्हारा आंसर करेक्ट है, सेक्शन के बाद में सब सेक्शन आता है, लेकिन इधर पे ये क्लॉज है, इधर पे ये क्लॉज है। सर क्यों? तो हम लोग जब एंड एंड में पढ़ेंगे ना, तब तुमको बताऊंगा डिफरेंस क्या है इसमें। एसपी वाले थोड़ा शांत बैठो। मैथ्स वाले लोग ने सेक्शन बोला है, बराबर बोला है। भाविका, मैंने शायद इसमें पढ़ाया था, एसपी में पढ़ाया था मैंने। इट इज नॉट अ सेक्शन, इट इज अ क्लॉज। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 के बाद में जो भी चीज आएगा उसको हम लोग ना क्लॉज पढ़ेंगे। सेक्शन 2 के बाद में जो भी आएगा उसको क्लॉज पढ़ेंगे। सर ये कैसा है रीड करने का? तो एट द एंड में अपने को जब टाइम मिलेगा तो तुमको बेयर एक्ट बताऊंगा मैं, कि कब इसको सेक्शन पढ़ने का, कब इसको क्लॉज पढ़ने का। बट खाली इतना याद रखो, पढ़ाई के लिए कंपनी मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट बट खाली तैयारी का इतना साथी। याद रखो, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 के बाद में जो आया ना उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉज। बाकी जगह पे उसको बोलेंगे सब क्लॉज, लेकिन सेक्शन 2 के बाद में जो आया ना उसको बोले, सॉरी, बाकी जगह पे सब सेक्शन बोलेंगे, और यहाँ पे 2 के बाद में क्लॉज बोलेंगे। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ।
सर ये तो एप्लीकेबिलिटी का ही पॉइंट है, ये इस कंपनी का अपना डेफिनेशन है एज पर दिस एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ये इसका डेफिनेशन है। तो बच्चों, हम लोग ने मीनिंग कंप्लीट किया, हम लोग ने डेफिनेशन कंप्लीट किया। नाउ कंपनी के फीचर्स पे जाते हैं। डोंट वरी, फीचर्स में बहुत कुछ पढ़ना है, बट जस्ट हम लोग है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्या है ये। चलो, पहला फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। याद है क्या सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? ओसीएम में पढ़ा है हम लोग ने। इसका आंसर तुम ही दो। हाँ पढ़ा है, क्या पढ़ा है ओम, बता ना बेटा क्या पढ़ा है। मेंबर एंड कंपनी बोथ आर सेपरेट। ओके, हितेन ने बोला, वेरी गुड। बिजनेस एंड बिजनेस अलग है, ये तूने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे हिसाब से सेपरेटली बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला। डिस्टिंग्विश कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फीचर, कंपनी शेयर होल्डर और मेंबर आर डिफरेंट। अभी आपने शेयर होल्डर और मेंबर क्यों लिखा है, तो शेयर होल्डर एंड मेंबर यूजुअली सेम टर्म होते हैं, ध्यान दो, यूजुअली सेम टर्म होते हैं। इट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट नॉट ऑलवेज मेंबर एंड शेयर होल्डर आर द सेम। एक सिंपल सा खाली डिस्टिंग्विश बता देता हूँ। मेंबर बोला मतलब जिसका नाम मेंबर रजिस्टर में होता है कंपनी के, और जिसका नाम मेंबर रजिस्टर में नहीं है, देन टू दे आर शेयर होल्डर्स, और उनके पास शेयर्स है तो उनको बोलेंगे शेयर होल्डर्स, उसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स। हाँ, वो क्या पॉइंट है डिस्कशन बाद में करेंगे, या तो कभी मौका मिला तो, अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेंबर एंड शेयर होल्डर नॉट ऑलवेज सेम, दे कैन यूज इंटरचेंजेबली। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी एंड इट्स मेंबर और शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों के दोनों अलग है। आपने पढ़ा होगा शेयर होल्डर कौन है, कंपनी का क्या होता है शेयर होल्डर, याद है क्या? हु इज द शेयर होल्डर फॉर कंपनी? ओके, वेरी गुड। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर में भी दो शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बाद में डिस्कस करते हैं क्या ये। ओके, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। यूजुअली क्या होता है, ओनर होते हैं मतलब बोलते हैं मेरा कंपनी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर दैट इज मेंबर्स एंड कंपनी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसके ऊपर एक फेमस केस लॉ भी है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, और ये जो केस लॉ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, दिस केस लॉ इज लैंडमार्क केस लॉ है। आप ऑडिट पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर बोला मतलब नेक्स्ट लेवल पे, वहां पे भी ऑडिट में भी ये केस आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी का। क्या केस है हम लोग डिस्कस करेंगे, इट मे बी पॉसिबल आज के लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, so shareholder are the owner. So member does not even have an insurable interest in the property of the country, sorry company. The leading case on this point is of, चलो यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉपर्टी कंपनी का है, being a owner, being a owner of the company, you cannot have a insurable interest in the property of the company. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग पता है क्या? ओसीएम में इंश्योरेंस के चैप्टर में पढ़ाया था, याद है क्या? सिक्योर्ड, ओके, सब्जेक्ट मैटर मस्ट हैव मनी वैल्यू, वेरी गुड, परफेक्ट है। और अगर और सिंपल बोलूं, और सिंपल बोलो,
तो ध्यान दो, दैट इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या, जिस सब्जेक्ट मैटर का रियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। ओहो, एग्जाम्पल क्या कुछ रियल मैटर से, हाँ हाँ, ओके। चलो यहाँ पे ध्यान दो, मैं बताता हूँ। उत्कर्ष ने काफी हद तक सही बोला। लाइक अगर इसका मतलब ऐसा इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कि आपने जो सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस निकाला है राइट नाउ, वो सब्जेक्ट मैटर से आपको बेनिफिट है, एंड अगर उसका कुछ लॉस होता है तो आपको भी फाइनेंशियल लॉस होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, तेरे जाने से मुझे तकलीफ होती है। याद आ रहा है कुछ? याद आया? तेरे जाने से मुझे तकलीफ होती है। और एक एग्जांपल अगर लूं, तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल ले, एक एग्जांपल है, अभी चल उदित का एग्जांपल लेता हूं। उदित का, उदित एंड शुभ दोनों एकदम चड्डी बड्डी दोस्त है, एकदम बेस्ट फ्रेंड, दोनों के पास कार है। अब उदित को इंश्योरेंस निकालने का है, तो बच्चों बताओ उदित किसके कार का इंश्योरेंस निकालेगा, खुद के कार का या शुभ के कार का? खुद के कार का। क्यों खुद के कार का क्यों निकालेगा? शुभ के कार का क्यों नहीं निकालेगा? इंटरेस्ट है उसको, मतलब अभी उसके पास कार है, मेरे को मेरे कार में ही इंटरेस्ट है, वेरी गुड। मतलब अभी उसके पास कार है, तो अभी उसका बेनिफिट क्या है, जब मर्जी किया तब अपने एकदम क्लोज फ्रेंड्स को लेके, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को लेके कार पे निकल गया, लॉन्ग ड्राइव पे, बारिश का मौसम है, घूमने निकल गया। लेकिन कल जाके उसके कार को डैमेज होता है तो नुकसान उसको ही होगा। लेकिन अगर शुभ के कार को, अगर शुभ के कार को कुछ डैमेज होता है तो इसको तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो शुभ को तकलीफ होएगा, इसको को तकलीफ होएगा, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब शुभ के कार को डैमेज हुआ तो इसको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, तो ये शुभ का, तो ये शुभ का, देयरफॉर ये शुभ का कार का ये निकालेगा ही नहीं इंश्योरेंस। ये समझ में आया इंश्योरेबल इंटरेस्ट? इसके लिए जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो देयर मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ए बच्चों, आया कुछ समझ में? अभी इसका तुम लोग ने आंसर दिया, बराबर है? अब इसका आंसर दिया, अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं, चलो ध्यान से सुन लो। अभी जैसे उदित के पास कार है, शुभ के पास नहीं, उदित के पास कार है, एग्जाम्पल ले रहा हूं खाली। उदित ने कार का इंश्योरेंस निकाला, और उदित ने क्या किया, कार है ना, इंश्योरेंस निकाला, 1-2 साल चला है, इंश्योरेंस का भी टाइम है, उधर पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस निकाला। नाउ उदित ने, उदित ने ध्यान से सुनो, उदित ने वो कार बेच दिया, उदित ने वो कार बेच दिया, किसको, शुभ को। और शुभ के कार का एक्सीडेंट हो गया, ध्यान दो एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे बताओ, उदित को इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा? देगा? नहीं देगा। इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा किसी को भी नहीं देगा, उदित को तो गलती से नहीं देगा, क्योंकि उदित का अभी इसके अंदर कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, उसने तो कार बेच दिया। हाँ, अगर उसने इंश्योरेंस वगैरह ट्रांसफर कर दिया होता शुभ को तो शुभ को मिलता था। पॉइंट समझ में आया? देखो इसके ऊपर ही बेस्ड है ना, मेरा एक केस लॉ है इधर पे, इसके ऊपर ही बेस्ड एंड केस लॉ है। चलो ये पॉइंट तो समझा, सेपरेट लीगल एंटिटी कि मेंबर्स एंड इट्स, सॉरी, कंपनी एंड इट्स मेंबर बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर कंपनी के असेट पे, प्रॉपर्टी पे कभी भी अपना हक या इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं जता सकते, क्योंकि कंपनी इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा इधर पे मैंने एग्जांपल लिया, शुभ के कार के ऊपर, शुभ के कार के ऊपर उदित का कोई हक नहीं है, वैसे शेयर होल्डर है, कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर शेयर होल्डर का कोई हक नहीं है, बराबर? चलो
तो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फेमस एग्जांपल है सीएसीएस दोनों तुम्हारे लिए एक ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, रेफरेंस केस हो सकता है। मकौरा एंड, जो तुमको पढ़ने का पढ़ लो, नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925, यूके बेस्ड केस लॉ है ये, यूके बेस्ड। अब इसमें तुमको पता होगा, मकौरा बोला मतलब तो ये प्लेंटिफ होगा शायद, ऐसा कुछ सुना है, मेरे को पता नहीं। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सर ने आपको बताया होगा। ओके, गलत होगा तो तुम लोग बता दो मेरे को। जिसका नाम पहले आता है मतलब उसने केस फाइल किया हुआ है। एम आई राइट? ऐसा ही कुछ है ना? ऐसा ही है क्या? जिसका नाम पहले आता है उसने केस फाइल किया होता है। यस, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, यस। अभय शंकर जाग रहा है मतलब। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन है ना, स्टूपिड क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहूंगा। बाकी लोग जाग रहे हैं क्या? एश, बाकी लोग लगता है आराम कर रहे, आईपीएल की तैयारी कर रहे 7:30 बजे की। पहला लॉ पे ध्यान दो, नहीं तो फिर लॉ पे ध्यान नहीं दे तो वाट लगेगी। बस रे एड्रियन, चलो ठीक है। तो मकौरा एंड वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूके केस लॉ है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। मिस्टर मकौरा, नाम जो भी पढ़ने का ना मिस्टर एम भी बोलेगा इसको, ध्यान दो। ही इज द ओनर ऑफ टिम्बर्स, पेड़ वगैरह कट करके जो आता है ना उसका ओनर है। बाद में ना, और मिस्टर मकौरा ने